ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे मुंबई के मीरा रोड इलाके में, जहां एक आम, शांत सोमवार की सुबह अचानक एक खौफनाक घटना में बदल गई। एक ऐसी संगीन सच्चाई जिसने ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि सुरक्षा एजेंसीज को भी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। तो आइए बिना वक्त गवाए इस पूरी कड़ी को जोड़ते हैं और जानते हैं कि उस रात आखिर वहां सच में हुआ क्या था। अब इस टाइमलाइन को जरा गौर से समझिए। कहानी शुरू होती है ठीक रात के 3 बजे। नयानगर इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। वहां 31 साल का एक शख्स पहुंचता है। वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछने के बहाने मिलता है और फिर अचानक उनका धर्म पूछने लगता है। अजीब है ना? फिर लगभग 4 बजे वही शख्स एक चाय की दुकान के पास स्टॉक करता हुआ यानी घूमता हुआ दोबारा नजर आता है और ठीक सुबह 4:30 बजे अचानक एक जानलेवा हमला होता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई गुस्से में आकर अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई एक पूरी प्लानिंग थी। आतंकवाद का रूप जब जमीन पर उतरता है तो वो कितना डरावना हो सकता है, ये इस बातचीत से पता चलता है। हमलावर ने विक्टिम सुब्रतो रमेश सेन को रोका और बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम हिंदू हो? खबरों और गवाहों की माने तो इस आरोपी ने एक गार्ड को जबरदस्ती कलमा पढ़ने पर भी मजबूर किया, और जब गार्ड ऐसा नहीं कर पाया तो उसने तुरंत एक धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। ये डरावना एनकाउंटर हमें बताता है कि कैसे एक साधारण सी रास्ते की पूछताछ चंद मिनटों में एक कट्टरपंथी इरादे में बदल गई। और इस हमले का अंजाम बेहद दुखदायक। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन, दोनों को ही इस हमले में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यहाँ एक तथ्य जान लेना बहुत जरूरी है कि राजकुमार मिश्रा की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। देखिए, ये कोई आम झड़प या सड़क की लड़ाई नहीं थी। ये एक बेहद गंभीर शारीरिक हमला था जिसका असर इन पीड़ितों पर शायद जिंदगी भर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब के पीछे मंशा क्या थी? महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS को पूरा शक है कि ये एक लोन वुल्फ टेरर अटैक हो सकता है और इसका कनेक्शन आईसिस से जुड़ा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये लोन वुल्फ होता क्या है? बेसिकली ये वो आतंकी होता है जो किसी बड़े संगठन के निर्देशों का इंतजार नहीं करता। वो अकेले ही हिंसा की योजना बनाता है और उसे अंजाम तक पहुंचाता है। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग अक्सर इंटरनेट के छिपे हुए कोनों में अकेले बैठकर रेडिकलाइज होते हैं, जिसके चलते इन्हें पहचानना और ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आइए इस लोन वुल्फ की थोड़ी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। इस आरोपी जैद जुबर अंसारी का मनोवैज्ञानिक सफर आखिर कैसा रहा? ये समझना बहुत जरूरी है कि एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर किस तरह इस अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है। अगर हम अंसारी की ट्रेजेक्ट्री देखें तो वो कोई अनपढ़ इंसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक साइंस ग्रेजुएट था और कई सालों तक अमेरिका में रहा था, लेकिन वहां उसे कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो 2019 में भारत वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने मीरा रोड में खुद को बाकियों से बिल्कुल अलग कर लिया। एक अकेलेपन में चला गया जहां वो बच्चों को ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाता था। ये जो गहरा सामाजिक अलगाव है ना, सोशल आइसोलेशन, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जांचकर्ताओं का मानना है कि इस अकेलेपन के दौरान वो पूरी तरह से इंटरनेट के जरिए रेडिकलाइज होने लगा। असली दुनिया से उसका रिश्ता लगभग टूट चुका था और वो डिजिटल दुनिया के उस जहरीले हिस्से का शिकार हो गया जहां कट्टरपंथी विचार भरे पड़े थे। फिजिकल दुनिया के अकेलेपन से शुरू होकर कहानी सीधे डिजिटल रेडिकलाइजेशन के इस काले कुएं में जा गिरी। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो क्राइम सीन और आरोपी के आसपास से मिले। वहां छूट गए भौतिक सबूत यानी फिजिकल एविडेंस इस आरोपी के खतरनाक इरादों को पूरी तरह नंगा कर देते हैं। आपको पता है, अंसारी के घर की जब तलाशी ली गई तो जो मिला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां से हाथ से लिखे हुए कुछ नोट्स मिले। इन नोट्स में साफ तौर पर आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। और तो और मीरा रोड के इस हमले को उसने अपने नोट में अपना पहला कदम या फर्स्ट स्टेप बताया था। सोचिए, उन्हीं कागजों पर जिहाद और गजा जैसे शब्द भी खुरेचे हुए थे। फिलहाल एजेंसीज उसके मोबाइल और लैपटॉप के डिजिटल फुटप्रिंट्स पूरी तरह खंगाल रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो सीमा पार बैठे किसी आतंकी हैंडलर के सीधे संपर्क में था या नहीं। ये सारे सबूत उसके इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से लगाव की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चमत्कारिक बात भी हुई। सिर्फ 90 मिनट,
जी हां, आपने सही सुना। घटना के ठीक बाद हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऐसी तेजी दिखाई जो काबिले तारीफ है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी अंसारी की तुरंत पहचान की गई और उसे महज 90 मिनट के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिखाता है कि जब सही टेक्नोलॉजी और पुलिस फोर्स का तुरंत एक्शन एक साथ मिलते हैं तो ऐसी संगीन स्थितियों पर कितनी जल्दी काबू पाया जा सकता है। तो अब इस तेजी से हुई गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होने वाला है? मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरी जांच की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। आरोपी पर हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्टेड मर्डर का संगीन मामला दर्ज किया गया है। एटीएस अब रात दिन एक कर रही है ताकि इस सस्पेक्टेड लोन वुल्फ एक्ट के पीछे के सारे कनेक्शंस, पूरा नेटवर्क और इसके आगे की कड़ियों का एक क्लियर नक्शा तैयार किया जा सके। तो ये पूरा विश्लेषण हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? मीरा रोड का ये केस हमें डिजिटल दुनिया में छिपे उन अनदेखे खतरों और इंटरनेट रेडिकलाइजेशन के बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है ना कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास साइंस की डिग्री है, वो अकेलेपन और इंटरनेट के उस अंधेरे में खोकर अचानक इतनी भयानक हिंसा पर उतारू हो जाता है। ये इस डिजिटल एज की एक ऐसी संगीन सच्चाई है जो कभी भी कहीं भी दबे पांव आ सकती है। खैर, इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते ये सवाल मैं आप सबके दिलों में छोड़कर जा रहा हूं कि ये सामाजिक अकेलापन और इंटरनेट की बेहिसाब दुनिया आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है।